Hello everyone, very warm welcome to all of you. This is अंजू मौर्य और आज का लेक्चर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम जो JIC मेंस और आश्रम पद्धति के जो मेंस के एग्ज़ामिनेशन होंगे बायोलॉजी के, उसमें हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए आंसर राइटिंग बहुत, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आंसर राइटिंग के लिए हमें बहुत सुपरफिशियल जो नॉलेज है वो काम नहीं आएगा। जो वी कैन से कि एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ नॉलेज काम नहीं आएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा और डेप्थ में जाने के लिए आप शुरुआत से अगर आपने प्रिपरेशन की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की है तो भी अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आपके पास कम से कम 80 दिन टाइम बचा हुआ है। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी बना के आप एक्सरसाइजेस करके या वी कैन से प्रैक्टिस करके आप अपनी पूरी की पूरी जो है ना प्रिपरेशन को एकदम मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए आपको अभी से जुट जाना होगा। आप जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें तेज़ी लाइए, लेकिन अब प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग डजेंट रिक्वायर सुपरफिशियल नॉलेज। आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं। अब किसी भी टॉपिक पे आपको 250 वर्ड्स लिखना है, इसका मतलब क्या है, कम से कम आपको उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको 500 वर्ड्स या 400 वर्ड्स पता होंगे, तभी आप 250 वर्ड्स लिख पाएंगे। ऐसा नहीं कि 250 वर्ड्स लिखने के लिए आपको बस 250 वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं, उसके बारे में आपको कम से कम 400-500 वर्ड्स आप जान पाएंगे, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उतना अगर हमको एज इट इज़ लिखना हो तो हम नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए अगर आप, क्योंकि हम अगर 100% पढ़ रहे हैं तो हम उसका केवल 60 से 70% लिख पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं। तो आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, और डेप्थ में जाने के लिए मैंने एक वीडियो आपको बताया भी है। आप अगर कहीं और से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा जो कोर्स और प्लान था वो हमने आपको बताया हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद मैं कुछ और आपको बताती हूँ कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, कैसे लिखना है। किसी भी कोई भी क्वेश्चन आ गया पर्टिकुलर, मैं एक मॉडल पेपर बनाई हूँ आप लोगों के लिए, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो हमें पर्टिकुलर लिखना क्या है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है, हमें बस वही लिखना है। हमें किसी चीज़ की प्रॉपर्टी पूछ रही है तो हमें बस प्रॉपर्टी लिखनी है, हमें उसके बारे में नहीं लिखना है, उसकी ओरिजिन के बारे में नहीं लिखना है, हमें उसके कॉजेस या जो भी है उसके और चीज़ों के बारे में नहीं जानना है। तो सबसे पहली चीज़ कि लिखना का मतलब केवल लिखना नहीं है, कई चीज़ें आपके इस एग्ज़ाम को अफेक्ट करने वाली हैं। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी डेप्थ नॉलेज होने, जो नॉलेज की डेप्थ है वो होनी चाहिए। दूसरी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब हम अभी आपको बताएंगे, 2 टर्म में आपको एफिशिएंसी के बारे में बताऊंगी। और आपका जो आपने जो राइटिंग किया है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है एग्जामिनर के लिए, ये बहुत सारी बातें अफेक्ट करने वाली हैं आपके इस एग्ज़ाम को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि JIC मेंस या जो भी मेंस, बायोलॉजी के कोई भी मेंस का एग्जामिनेशन हो, उसके लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। फिर मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगी भी कि कैसे हम लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ गया तो उस टॉपिक के बारे में कितना लिखें, किस सेक्शन में कितना लिखना है। 250 वर्ड्स का मतलब 250 वर्ड्स आप गिन के तो लिखोगे नहीं, लेकिन उसमें 250 वर्ड्स में क्या क्या आ जाने चाहिए, 150 वर्ड्स में क्या क्या आना चाहिए, 50 वर्ड्स में क्या क्या आना चाहिए, ये सब हम लोग अभी बात करेंगे। तो देखिए स्ट्रेटजी क्या है, तो स्ट्रेटजी में पहली चीज़ है आपका टाइम मैनेजमेंट। दैट इज़ वेरी वेरी important for this examination या for any examination। कोई भी एग्जामिनेशन हो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब अब आपके पास, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे पास 3 आवर्स हैं। कितने हैं? 3 घंटे।
अब चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 आवर्स है, मतलब हमारे पास 180 मिनट्स है। पहली बात, मैं इस 180 मिनट्स में से 10 मिनट अभी घटा दे रही हूँ, ये बचा 170 मिनट। आप मान के चलेंगे आपके पास 180 मिनट नहीं है, आपके पास 170 मिनट है। उसका रीज़न क्या है, आपके पास जो सब्जेक्टिव का पेपर आया, जैसे ही 5 मिनट आप पूरे क्वेश्चंस देखेंगे, 5 मिनट में आप क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ठीक है, और पहली बात तो ये है कि आपका नंबर कहाँ है, 2 मिनट तो एग्जामिनर को आपके पास पहुंचने में लग जाते हैं, वो उतना हम लोग नहीं देखते हैं। 5 मिनट में आपने एक पूरा देख लिया, सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन है, सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हमने जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता लग जाना चाहिए कि इस 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को पूछा तो हमें क्या लिखना है, 50 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को पूछा तो हमें क्या लिखना है, 250 वर्ड्स में हमें क्या लिखना है। ये चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, और ये तभी आएगा जब आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन होगी, आपका जो नॉलेज होगा वो डीप होगा उस सब्जेक्ट के या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, और ये टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करने वाले हैं। हमारे पास कितना है, 170 मिनट्स है, क्योंकि हमने कहा 5 मिनट तो हमारे पास क्वेश्चन रीडिंग में लग जाएंगे, और 5 मिनट जो आपको सिग्नेचर वगैरह करना होता है, थंबनेल वगैरह देना होता है, सॉरी वो जो फिंगरप्रिंट वगैरह देना होता है, वो चीज़ करने में लग जाएंगे, ठीक है। तो 10 मिनट हमने निकाल दिया, हमारे पास 170 मिनट है। हम इतना मान के चलेंगे 170 मिनट में हमारे टाइम कैसे मैनेज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास हम क्या करेंगे, 3 सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, ठीक, ए बी सी। अब ए बी सी में हमें ये भी पता है कि सेक्शन ए में हमें 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और जो कि 250 वर्ड्स में लिखना है। इसको कितने वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में। इसमें भी 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसको हमें 150 वर्ड्स में लिखना है। और इसमें हमें 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसे हमें 50 वर्ड्स में लिखना है। कितने, 50 वर्ड्स में लिखना है। अब आप बताइए, आपके पास जो कॉपी आएगी उसमें आप पूरी कोशिश तो ये करोगे कि आपको पहले सेक्शन सी स्टार्ट करना है। यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको सीरियल वाइज लिखना है। हाँ, बस ये कोशिश जरूर करिएगा कि सेक्शन सी को आपने उठाया अगर, तो सेक्शन सी पूरा कर दीजिए। सपोज करिए कि आपने सेक्शन सी देखा और आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये पेज खाली ना छोड़िए। आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 मत लिखिए। आपको सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, तो आप सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखेंगे। अब एक और भी चीज़ हमें पता होती है, जो भी हम लोगों ने रिटन एग्जाम लिखे हुए हैं उसके बारे में हमें इतना पता है कि हम एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करें। उसके बहुत सारे रीज़न है। एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना है। आप सपोज करिए आपके पास एक इतना बड़ा पेज है और आप यहाँ पे सेक्शन सी का क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 वर्ड्स आपके आधे भर जाएंगे। 50 वर्ड्स में अगर आप लिखेंगे इसे तो आपके आधे भर जाएंगे। और प्लीज़ कोशिश ये करना है कि इस आधे से आपको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा स्पेस मांगता है आपको मार्क्स देने के लिए, ठीक है। तो आपने जैसे यहाँ पे आपने सपोज करिए कि यहाँ पे आपने आंसर लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपने आंसर लिखा हुआ है और उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिख दिए, आंसर 1 या आंसर 2 यहाँ से स्टार्ट कर दिए, तो आपको एग्जामिनर को स्पेस ही नहीं मिलेगा और बहुत उसको इरिटेशन होती है, क्योंकि साफ सुथरा नीट एंड क्लीन कॉपी रहेगी तो उसको चेक करने में बहुत आसानी होती है। तो प्लीज़ आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेक्शन सी में हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चंस करने हैं, 50 वर्ड्स के हैं और ये 10-10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो 10 मार्क्स में मतलब 100 मार्क्स हमारे यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हमने सेक्शन सी स्टार्ट किया और सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस कर डाले। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो हमें बीच में पेज नहीं छोड़ना है। पहली गलती तो ये नहीं करनी है कि आपको बीच में कोई पेजेस नहीं छोड़ने हैं। ओके, क्लियर। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे, लेकिन सेक्शन सी का टाइम मैनेजमेंट कितना करना है, हमेशा याद रखिएगा कि इसमें आपको 4 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है, 4 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे इसकी सेक्शन सी के क्वेश्चंस की बात करूँ तो सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है,
और हमें एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट का टाइम देना है। कितना? 4 मिनट का। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये हमारा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो 40 मिनट में हमने 100 क्वेश्चंस कर डाले हैं। लेकिन मैं अभी ये भी बताऊंगी कि इस 4 मिनट में आपको लिखना क्या है। अभी पहले हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 40 मिनट में हमने सेक्शन ए सेक्शन सी कर दिया। आपके पास आपकी वॉच होनी चाहिए, कोई डिजिटल वॉच नहीं होना चाहिए। ये तो पहली चीज़, पहली प्रायोरिटी आपकी ये भी होनी चाहिए कि यू डोंट हैव एनी डिजिटल वॉच, ठीक है। आपके पास कोई डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए। आप आराम से जो भी आप नॉर्मल वॉच लगाते हैं वो होना चाहिए। और उसके बाद जो है आप प्रॉपर आप अपना टाइम मैनेजमेंट देखते रहें, कैसे हमें कितने टाइम में कितना क्वेश्चन करना है। 40 मिनट में आपको सेक्शन सी खत्म कर लेने हैं। अब आपके पास कितने बचे? आपने 170 से 40 निकाल दिया तो आपके पास बच गए कितने? 130 मिनट। अब चलिए इस 130 मिनट को हम लोग मैनेज करते हैं। 130 मिनट को मैनेज करेंगे कैसे हम लोग? तो 40 मिनट हमारे यहाँ चले गए। अब हम आते हैं सेक्शन बी में। देखिए सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन हमारा जो है 150 वर्ड्स में लिखना है। कितना? 150 वर्ड्स में लिखना है। अब आप एक बात समझिएगा कि 150 वर्ड्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गिन गिन के 150 वर्ड्स लिखें, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस भी करूंगी। और एक यहाँ पे भी आपको एक टाइम मैनेज करना है कि हर एक क्वेश्चन आपको 10 मिनट या 9 मिनट से ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 10 सपोज करिए कि मैंने 9 मिनट ले लिया एक क्वेश्चन के लिए और हमें 5 क्वेश्चन है तो हमारे पास ये 45 मिनट इसमें लग जाएंगे। किस में लग जाएंगे? 45 मिनट। 9 मिनट से ज़्यादा हमें एक क्वेश्चन पे नहीं देना है। 9 मिनट ले लीजिए, अब मैक्सिमम आप 10 मिनट ही ले लीजिए। अगर 10 मिनट हमने ले लिया तो सपोज करिए कि ये 10 मिनट में हमने 5 क्वेश्चन किया और ये हमारा 50 मिनट हो गया। अब इस 130 में से हमारा 2 सेक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए हम छोटे सेक्शन से बड़े सेक्शन की तरफ आ रहे हैं। 2 सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे भी हम वही गलती नहीं करेंगे, वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक पेज लिया और उस पर हम दूसरा एक ही क्वेश्चन, एक ही जो है ना, एक पेज पे हम एक ही क्वेश्चन लिखेंगे, एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। या मान लीजिए उस क्वेश्चन का आंसर दूसरे पेज पे चला गया तो उसको फिर वहाँ पे ख़त्म करने के बाद दूसरा क्वेश्चन वहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम नए पेज से स्टार्ट करेंगे। ये तो हमें बहुत बेसिक, बहुत बचपन से सिखाया जाता है ये बातें, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारे पास कितना टाइम बच गया? 130 में से आपने 50 ऐसे ही निकाल दिया। तो अब तो हमारे पास 80 मिनट्स बचे हुए हैं। ये है ना, 80 मिनट बचा हुआ है। और इस 80 मिनट में अब हमें 5 क्वेश्चंस और करने हैं। 5 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन ए के। अब आप बताइए, सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन करने के लिए आपको 80 मिनट मिल रहे हैं, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 16 मिनट मिल रहे हैं। 16 मिनट में क्या आप 250 वर्ड्स नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे, आराम से लिख लोगे। 16 मिनट में 250 वर्ड्स, 16 मिनट में आप 250 वर्ड्स आराम से लिख सकते हो। और अभी मैं प्रैक्टिस भी, इसके अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करूंगी। मैं क्वेश्चन के साथ कि मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई सवाल आ गया तो आपको कितना फास्ट लिखना है और क्या क्या उसमें ऐड करना है कि उसमें 250 वर्ड्स आ जाएं, क्या क्या उसमें ऐड करना है कि उसमें 150 वर्ड्स आएँ, और क्या क्या लिख सकते हैं कि उसमें 50 वर्ड्स आएँ, ठीक है। और कैसे एक एफिशिएंट राइटिंग क्या होनी चाहिए, क्या हम वहाँ पे ऐड करना चाहिए, अभी इसके बारे में। तो इस तरीके से पहली चीज़ तो हमारी ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो हमने बात किया है, तो सबसे पहला चीज़ हमारा यही होना चाहिए कि जो हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसमें चलती हूँ। चलिए देखिए, टाइम मैनेजमेंट में हमने क्या किया, हर सेक्शन को कितना कितना टाइम दिया। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। देखिए सेक्शन ए में हमारे पास 10 क्वेश्चन है, सॉरी सेक्शन सी में से कर रहे थे ना हम लोग। सेक्शन सी में हमारे पास 10 क्वेश्चन है और ये हमें 40 मिनट में करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मिनट में। सेक्शन बी में हमारे पास 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 10 मिनट में करना है, मतलब ये हमें 50 मिनट में करना है। और सेक्शन ए में हमारे पास 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को हमें 16 मिनट में, मतलब 80 मिनट में करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 170 मिनट्स हो गया, ठीक है। और इसमें हमने 10 मिनट आपको पहले ही हटा दिया था, माइनस कर दिया कि 10 मिनट मान के चलिए कि वो 10 मिनट आप नहीं लिख पाओगे पूरे अच्छे तरीके से। यही बात है कि हो सकता है आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए, या हो सकता है कि कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए, तो उस तरीके से 10 मिनट 15 मिनट तो हटा ही दीजिए,
ओके तो चलिए, ये तो पहली चीज हमारी होगी टाइम मैनेजमेंट की। अब दूसरी चीज हम क्या करते हैं स्ट्रेटजीज में, हम दूसरा चीज क्या देखेंगे कि हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट, क्या लिखना है। ठीक है, तो यहां पे समझिए हाउ टू राइट तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, क्या लिखना है आपको आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, जो पूछा गया है बस वही लिखना है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि आपको दे दिया कोई चीज़, आपने एंजाइम्स पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, आपने एंजाइम्स पढ़ा हुआ है, आपको एंजाइम के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन उस एंजाइम में आपसे बस उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ दिया। अब हो सकता है कि प्रॉपर्टीज़ पूछ दिया आपको 150 वर्ड्स वाले में या 50 वर्ड्स वाले में, तो हो सकता है 150 वर्ड्स में आपको अब प्रॉपर्टीज़ उतनी अच्छे से नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी डिस्कवरी लिख दोगे, आप उसका क्लासिफिकेशन लिख दोगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अब क्या होता है कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी अगर नॉलेज है तो हम थोड़ा सा भावनाओं में बह जाते हैं कि अरे हमारे पास इतनी अच्छी नॉलेज है लेकिन हमसे पूछा ये चीज़ है, इसके बारे में तो हमारे पास 150 वर्ड्स आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ के एंजाइम के बारे में बहुत कुछ आ रहा है। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको वो चीज़ नहीं लिखना है जो आपको आ रहा है, आपको वो चीज़ लिखना है जो आपसे पूछा गया है, क्योंकि अननेसेसरी कंटेंट आपका एग्जामिनर देखना नहीं चाहेगा। उसको क्या है, उसने जो पूछा है उसको वो चीज़ दिखनी चाहिए। जैसे एंजाइम की प्रॉपर्टीज अगर उसने पूछा है तो उसमें ये चीज़ आना चाहिए कि एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ये पॉइंट तो वो देखना ही चाहेगा। जैसे अगर मैं एग्जामिनर हूं और मुझे किसी की कॉपी चेक करनी है तो मैं तो पहले यही देखूंगी कि उसने ये चीज़ लिखा है कि नहीं एंजाइम की प्रॉपर्टी में, उसने एंजाइम की प्रॉपर्टी में लिखा है कि नहीं कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसने एंजाइम की प्रॉपर्टी में लिखा है कि नहीं कि एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीनिशियस होते हैं और कुछ नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम के नाम लिखे हैं कि नहीं, ये चीज़ तो मैं देखना चाहूंगी। तो इसी तरीके से एग्जामिनर, इतनी बात तो आपको पता है कि एग्जामिनर जो कुछ भी होगा वो आपसे ज़्यादा जानता होगा, आपसे ज़्यादा नॉलेज होगा उसको, तो आप उससे किसी भी तरीके से बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ देखना चाहेगा वो उसको दिख गया तो ही वो आपके आंसर में इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो फिर ठीक है जो जैसे भी मार्क्स देना चाहेगा वो उसके ऊपर है। तो वही चीज़ लिखिए जो उसने पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो चीज़ ना लिखिए जो क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कुछ और लेकिन आप उसी टॉपिक से रिलेटेड किसी और चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, नहीं वो नहीं करना है आपको। पहली चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस लिखने हैं, और इसके लिए आपकी प्रिपरेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट। अब हमने एक मॉडल पेपर बनाया है जस्ट अभी एक समझने के लिए कि सपोज करिए कि ये मॉडल पेपर है जिसमें सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए सेक्शन बी और एक बार आप देख लीजिए सेक्शन सी। सेक्शन सी में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि आपको केवल 50 वर्ड्स में लिखने हैं, और सेक्शन बी में आपको 150 वर्ड्स में लिखने हैं तो थोड़ा सा जो है ब्रीफ डिस्कशन देना होगा, और सेक्शन ए में आपको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन देना होगा क्योंकि 250 वर्ड्स में लिखना है। तो ये भी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले सेक्शन ए का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब अबाउट फैमिली सोलेनेसी विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल फार्मूला एंड डायग्राम। अब आपको दे दिया कि चलिए फैमिली सोलेनेसी के बारे में लिखिए, ठीक है, आराम से आ जाएगा 250 वर्ड्स। तो क्या आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में फैमिलीज केवल 5 है, अब 5 फैमिलीज को आपको ऐसे पढ़ना है कि आपके दिमाग में ऐसा नहीं कि अगर आप वहां पे सोचना शुरू करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपको सोलेनेसी के बारे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। और अगर सपोज करिए कि सोलेनेसी के बारे में ही आपको लिखने को आ गया तो आप क्या लिखोगे, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी फैमिली के बारे में बताओगे कि ये फैमिली डाइकॉट है, मोनोकॉट है, ये तो हम पहले उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज, अगर हम इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लें, मान लीजिए अगर आपको पहले बात समझिए कैसे लिखना है, आपको स्टार्ट कैसे करना है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में हम उसका लीफ, स्टेम और रूट लिखते हैं, ये सारी चीजें, और फ्लावर के बारे में लिखते हैं। अगर सपोज करिए कि हमने लीफ, स्टेम, रूट हेडिंग डाला,
ठीक है। और इन तीनों के बारे में हमें अच्छे से नहीं पता है, इन तीनों के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में हमें बस लीफ के बारे में पता है इसका, और हमें इसके बस सपोज करो कि इसके स्टेम के बारे में पता है, रूट के बारे में नहीं पता है कि इसका रूट कैसा है। तो आप ये 3 अलग अलग पॉइंट तो कभी मत डालिएगा, ये 3 अलग अलग पॉइंट आपको डालना ही नहीं है। आप बस एक पॉइंट डालोगे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो इसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में अब जो भी आपको आ रहा है कि इसका लीफ कैसा है, इसका स्टेम कैसा है, इसका रूट कैसा है, उसमें एक भी आ रहा है एक लिख दो, 2 आ रहा है 2 लिख दो, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करना है, फिर आप आ जाओगे इसके इनफ्लोरेसेंस में। तो इसका जो भी इनफ्लोरेसेंस है वो लिख देना है। ठीक, इनफ्लोरेसेंस लिख दीजिए इसका। आपने इसमें फैमिली में इसका क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो आप इसको क्लासिफाई करेंगे, पहली प्रायोरिटी तो आपको आपकी यही होनी चाहिए कि इस फैमिली का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद आप इसके कैरेक्टर्स पे आएंगे। तो आपने इनफ्लोरेसेंस लिख दिया। इनफ्लोरेसेंस के बाद आप उसके जो भी फ्लावर पार्ट्स में आएंगे, तो फ्लावर पार्ट्स में आप आते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैलिक्स। तो अब देखिए कैलिक्स तो आपको यहाँ पे जरूर लिख, क्योंकि फैमिली सोलेनेसी पूछा है तो एग्जामिनर सबसे पहली चीज देखना चाहेगा इसका कैलिक्स में आपने परसिस्टेंट कैलिक्स डाला है कि नहीं। दैट विल बी मोर एफिशिएंट। आप चाहे जितना लिख डालो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे परसिस्टेंट कैलिक्स नहीं डाला, परसिस्टेंट कैलिक्स नहीं डाला, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा आ जाएगा कि ये उतना मजेदार नहीं है। आपने परसिस्टेंट कैलिक्स डाल दिया मतलब वेरी गुड। ओके, ये चीज है। फिर आपने करोला के कैलिक्स में कितने सेपल्स हैं, पॉलीसेपलस है, गैमोसेपलस है, क्या है, 2 पॉइंट और डाल देना है यहाँ पे। पेटल्स कितने हैं, ठीक है, ये चीज। फ्लावर की मेरोसिटी कैसी है, ठीक है, मेरोसिटी का मतलब जानते हैं आप, जैसे हमने पढ़ाया भी है ट्राईमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ओके, और हमने हमेशा बताया है कि ट्राईमेरस कंडीशन केवल मोनोकॉट में होता है। तो ये टेट्रामेरस है कि पेंटामेरस है। मेरोसिटी का मतलब उसके जो सेपल पेटल के नंबर कितने होते हैं, उसको हम मेरोसिटी कहते हैं। तो ये पेंटामेरस है कि टेट्रामेरस है, आप ऐसे लिख देंगे। तो पहली चीज तो आप सोलेनेसी में आपको भी पता है कि ये पेंटामेरस होता है ना। तो मेरोसिटी जरूर हेडिंग डालेंगे आप। और अगर इसी जगह आपको क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी दे देता तो मेरोसिटी आपको टेट्रामेरस डालना पड़ता। ठीक है, लिलिएसी दे देता तो आपको ट्राईमेरस डालना पड़ता। मेरोसिटी के बाद आप क्या डालेंगे, इसकी सिमेट्री। सिमेट्री इसका क्या है, एक्टिनोमार्फिक है कि जाइगोमार्फिक है कि वी कैन से एसिमेट्रिकल है, ये आपको जरूर लिखना है। फिर आप इसको इसका सेक्सुअलिटी लिखना है, ये बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, ये जरूर आपको लिखना है। फिर आते हैं, देखिए अब मैं बता रही हूँ कि कैसे क्या क्या लिखना है। फिर अगर हम आ जाएं इसके उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टमेन में देखें या एंड्रीशियम की बात करें, इसके एंड्रीशियम की बात करें तो अब आपके इसके एंड्रीशियम कितने होते हैं, स्टमेन कितना है इसका, ये बात आपको जरूर लिखनी है। लेकिन आप सपोज करिए स्टमेन इसके कुछ भी हो, 5 स्टमेन मान के चल रहे हैं, 5 स्टमेन होता भी है, 5 स्टमेन आपने लिख दिया। अब ये पॉलीएंड्रस कंडीशन है, ठीक है, या फिर ये स्टमेन फ्यूज्ड है तो किससे फ्यूज्ड है। अब अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हैं तो आपको इतना जरूर दिखाना है कि भैया ये सोलेनेसी है, तो सोलेनेसी में ईपी पेटलस कंडीशन तो होती है। अब देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, आपका ये पॉइंट जरूर देखेगा, ईपी पेटलस, अरे बच्चे को पता है कि ये ईपी पेटलस कंडीशन है, स्टमेन पेटल से फ्यूज्ड है, ये तो इसकी बहुत खास बात होती है, ये तो हमें लिखना ही लिखना है। स्टमन कैसा है, ईपी पेटलस कंडीशन है, कितना स्टमन है, डाइथिकस है कि अगर इसी जगह आपको मालवेसी दे देता, मालवेसी सपोज करिए दे दिया, तो मालवेसी में आप क्या लिखेंगे, मोनाडेल्फस कंडीशन तो आपको लिखना ही होगा। मोनाडेल्फस कंडीशन का मतलब सारे के सारे स्टमन एक बंडल में फ्यूज होते हैं। इसके अलावा आपको मोनोथीकस कंडीशन भी लिखना होगा। मोनोथीकस कंडीशन का मतलब इसमें केवल एक ही एंथर लोब पाया जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप ऐड कर लेंगे कि इसमें जो है इसका जो एंथर या हम एंथर होता है वो किडनी शेप का होता है। तो बहुत सारी चीजें, अगर इसी जगह आपको सोलेनेसी ना देके आपको लेग्यूमिनेसी दे दिया तो भी आपको स्टमन में डाइडेल्फस कंडीशन ऐड करना पड़ेगा 9+1। तो जो सबसे किसी भी चीज का, मेरे सब कुछ कहने का मतलब बस इतना है कि किसी भी चीज का आपको एफिशिएंट पॉइंट जरूर पता होना चाहिए कि अगर मैं स्टमन लिख रहा हूं या लिख रही हूं तो उसमें उसका सबसे की पॉइंट क्या है।
की पॉइंट जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आपने कैलिक्स लिखा तो परसिस्टेंट कैलिक्स तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, ईपी पेटलस कंडीशन तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप गाइनीसियम में आते हैं तो गाइनीसियम के बारे में भी आपको ओवरी सुपीरियर है, इन्फीरियर है, क्या है, ये बात आपको अच्छे से लिखना है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको, अगर इसका प्लेसेंटेशन पूछ रहा है तो एग्जामिनर इसमें सबसे बड़ी चीज़, व्हाट एवर द प्लेसेंटेशन इज, आपने कुछ भी लिख दिया एक्साइल प्लेसेंटेशन, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे स्वोलन प्लेसेंटा जरूर लिखना है आपको। ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, इसमें ओवरी में आपको ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी लिखना होगा, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी अगर ये सोलेनेसी की बात कर रहा है, और प्लासेंटा में आपको सोलेन प्लासेंटा तो लिखना ही होगा, क्योंकि ये सोलेनेसी फैमिली का सबसे की पॉइंट है। तो ये सब चीजें, की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे देख के ही आपको मार्क्स मिलते हैं। और मैंने फैमिली पढ़ाया है और भी इसे अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने क्रैश कोर्स के हिसाब से फैमिली बहुत की पॉइंट ही बस बताया था, तो मैं उसे और भी अच्छे तरीके से बताऊंगी कि आप उसको 250 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और 150 वर्ड्स में भी आ जाए तो भी लिख सकते हैं। फिर आखिरी चीज आपको क्या करनी है कि आप इसका फ्रूट लिख देंगे, ठीक है, फिर उसका फ्लोरल फार्मूला लिख देंगे, ओके, और फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख देंगे, और एक बार इसका फ्लोरल डायग्राम। और अगर आपको फ्लोरल सारे की पॉइंट्स पता है तो आप फ्लोरल डायग्राम अच्छे से बना सकते हो। आराम से देखिए, जितना टाइम में मैंने बताया है उससे कम टाइम में लिखा जा सकता है। तो 16 मिनट नहीं 10 मिनट में भी आप इसको लिख सकते हो। लेकिन अब क्या है, आप यहाँ पे क्या पॉइंट गिनने जाओगे, वर्ड्स गिनने जाओगे कि 250 हुआ कि नहीं? नहीं, आपको वर्ड्स गिनने की जरूरत नहीं है, आपने सारे की पॉइंट्स ऐड कर दिया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको वर्ड्स गिनने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम देख लेते हैं, हम हर क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करेंगे, बस बता दें। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने सेक्शन सी कर रहे थे ना, सेक्शन सी में तो हमें पहले सेक्शन सी तो करना नहीं है, बस मैं बता दे रही हूँ, हमें सेक्शन ए पहले नहीं करना, हमें सेक्शन सी करना है। लेकिन हम बस बता दे रहे हैं कि सेक्शन ए को आप कैसे लिखोगे, ओके। अब आप दे दिया एक्सप्लेन अबाउट कैंसर, इट्स टाइप, डायग्नोसिस एंड क्योर। अब कैंसर दे दिया आपको 250 वर्ड्स में, तो आप कैंसर क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में, कार्सिनोमा, सार्कोमा, जैसा कि मैंने बताया भी है, उस पर मैंने एक लेक्चर भी पूरा डिलीवर किया है। कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ग्लियोमा, और उसके बाद ल्यूकीमिया, बहुत सारे कैंसर के टाइप हैं, उसके बारे में एक एक पॉइंट जरूर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और उसमें पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लिखना, एक लाइन में सब कुछ लिखते नहीं चले जाना, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। और उसके बाद इसके टाइप्स में हमने बता दिया, फिर आपको कैंसर कितने तरीके का होता है, ट्यूमर कितने तरीके का होता है, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कैंसर के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ऐड करना है। मेटास्टेसिस की सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी होता है मेटास्टेसिस, नियोप्लास्टिक ट्यूमर, लॉस ऑफ वी कैन से एपोप्टोसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे इसके की पॉइंट जरूर लिखने हैं। फिर इसका क्या है, इसके टाइप्स कैसे हैं, जैसे इसके कौन कौन से कॉजेस हैं, फिजिकल कॉज, कौन कौन से फिजिकल जैसे रेडिएशंस हो गए, केमिकल कौन कौन से हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, कौन कौन से वायरस हैं, बायोलॉजिकल एजेंट में आप वायरसेस को डालोगे, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स। इसका डायग्नोसिस कैसे इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, कैंसर को बायोप्सी करोगे, एमआरआई करोगे, सीटी करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से। और आखिरी में इसका क्या क्या क्योर हो सकता है, कौन कौन सी कैंसर की दवाइयां हैं, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आपको इसके 250 वर्ड्स में सबसे की पॉइंट आपको ऐड करना है। और हमेशा याद रखिए, जो पूछा जा रहा है बस वही करना है, हमें अननेसेसरी कंटेंट वहाँ पे ऐड नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ आपके जो एग्जामिनर हैं वो आपके किसी स्कूल, कॉलेज, या हम कह सकते हैं जो प्राइमरी के टीचर्स नहीं हैं, ठीक है, वो कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या फिर आपसे बहुत ज़्यादा जानकार हैं जो बस की पॉइंट्स देखना चाहेंगे। आपको अननेसेसरी कंटेंट दे के आपकी कॉपी को भरना नहीं है, ना ही एग्जामिनर को भड़कने देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, अब दे दिया डिस्कस अबाउट एड्रीनल ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स। अब इसमें एड्रीनल ग्लैंड के बारे में आपको लिखना है। तो पहली चीज़, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है, ठीक है, उसकी ओरिजिन कैसी है, एक्टोडर्मल, मिजोडर्मल या एक्टोमिजोडर्मल दोनों है, ठीक है। और उसके बाद उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, उसको क्या क्या और कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड को आप क्या कहते हो, सुप्रारेनल ग्लैंड, ईपी रेनल ग्लैंड, क्योंकि ये किडनी के ऊपर होता है,
ठीक है। 4S ग्लैंड, सॉल्ट, सेक्स, स्ट्रेस और क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें। और उसके बाद इसको हम एंगर ग्लैंड भी कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। 2 पार्ट है इसमें, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन कौन से हार्मोन है, एड्रिनल मेडुला के कौन कौन से हार्मोन है, उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या जो है डेफिशिएंसी या एक्सेस सिक्रीशन से क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद डिटेल डिस्कशन अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड एंड इट्स टाइप। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। इसके क्या क्या टाइप्स हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। उसमें कौन सा स्ट्रेट पिरामिड होगा, कौन अपवर्टेड होगा, कौन अपराइट मतलब कौन इन्वर्टेड होगा, कौन अपराइट होगा, ये चीज़ आपको लिख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डिस्कस अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर आपसे पूछ रहा है 250 वर्ड्स में, तो सबसे पहली चीज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है। तो आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आप टेस्टिस लिख दोगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में वो उसके और सारे पार्ट्स जो भी हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स में 3 तरीके की ग्लैंड्स होती है, सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड्स। कौन पेयर्ड है कौन अनपेयर्ड है ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक सुटेबल डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे 250 वर्ड्स में पूछ रहा है, और वो डायग्राम ऐसा हो जो एग्जामिनर एक बार में देख के उसको समझ में आ जाए कि आपने डायग्राम ड्रॉ सही से किया है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आपने बना दिया, फिर उसमें जो भी ग्लैंड्स वगैरह मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, सीमेन का क्या पार्ट है, अगर उसमें आप स्पर्म के बारे में भी थोड़ा सा बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस दैट्स ऑल, ठीक है, सारे की पॉइंट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 1 को हमें कैसे लिखना है। हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए 15 से 16 मिनट है, ये हमें टाइम मैनेज करके चलना है। ओके, चलिए सेक्शन बी में देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन बी में सपोज करिए कि आपको दे दिया डिस्कस ब्रीफली अबाउट लेमार्किज्म या डार्विनिज्म, कुछ भी ऐसे कोई क्वेश्चन दे सकता है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि आप या तो लेमार्किज्म के बारे में लिखिए या डार्विनिज्म के बारे में लिखिए। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पेपर बनते हैं जहां पे आपको रहता है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, लेकिन कंपलसरी में भी आपको इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा राहत मिल जाए कि आप किसके बारे में बेटर लिख सकते हो। अब लेमार्किज्म और डार्विनिज्म का मतलब ही पहले हुआ कि इनकी थियोरीज के बारे में पूछ रहा, ना कि लेमार्क और डार्विन के बारे में। अब आपने डार्विनिज्म लिखना शुरू किया तो ये नहीं लिखना है कि डार्विन बड़े विद्वान थे, डार्विन ऐसे थे, डार्विन ने HMS बीगल से घूमा था और डार्विन जो है डार्विन फिंचेस की खोज किए थे। नहीं, डार्विन फिंचेस यहाँ क्यों आएगा, हमें डार्विन के सिद्धांत के बारे में जानना है, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, डार्विनिज्म में हमें देखना है कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत क्या है। आपको नेचुरल सिलेक्शन डालना है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डालना है, पैनजेनेसिस थ्योरी भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं डार्विन के बारे में। ओवर प्रोडक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। तो डार्विनिज्म लिखना है। लेमार्किज्म की बात कर रहा है तो लेमार्किज्म में सबसे इनका, लेमार्किज्म को क्या कहते हैं, थियरीज ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है लेमार्किज्म का। थियरीज ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये भी आपको करना है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको लेमार्किज्म और डार्विनिज्म के बारे में एकदम एग्जैक्ट पॉइंट और विद एग्जाम्पल, ठीक है, विद एग्जाम्पल आपको बता देना कि देखिए ऐसे ऐसे था, यूज एंड डिसयूज के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और उनके कौन कौन क्रिटिसाइजर थे। तो अब आपने कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता, हमने इसके भी लेक्चर्स डिलीवर किए हैं कि आपको कैसे लिखना है। अगर वो लेक्चर आप देख लेते हो तो ऑब्वियसली आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हलवा ना उसमें बनाना है ना खिचड़ी बनाना है। आपको बस और बस एकदम की पॉइंट्स डालने हैं कि लेमार्किज्म क्या क्या था, ठीक है, उसको किसने किसने सपोर्ट किया था, किसने किसने क्रिटिसाइज किया था, क्या क्या कह के, बस इतनी बात लिखनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद देखिए ब्रीफ डिस्कशन अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस आ गया। सपोज करिए एम्फियोक्सस का आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दे दिया, तो अब आपको एम्फियोक्सस का वो सब फाइलम में मत चले जाइएगा सिफेलोकार्डेटा के, ठीक है, वो वहां से उसके कैरेक्टर वहां से नहीं लिखना है, हमें इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में लिखना है। हम वहां से कैरेक्टर उठा उठा के नहीं लिखेंगे इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कि इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये पाया जाता है, नहीं, हमें इसमें लिखना है इसका कैसे कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसमें सी वाटर में कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे इसमें कौन कौन सा क्लीवेज पहले हुआ, फिर डिटर्मिनेट क्लीवेज है, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है क्या है, फिर कैसे कैसे लार्वल डेवलपमेंट हुआ और फिर कैसे एडल्ट बना,
ठीक है। तो हमें इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे बताना है, ना कि हमको इसका जनरल कैरेक्टर्स नहीं बताना है, हमें एम्ब्रियोनिक डेवलप। अब पता चला हमें एम्फिओक्सस तो हमने देख लिया, हमें एम्फिओक्सस का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन हमें उसके जनरल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। लालच आ गया यार, एम्फिओक्सस के बारे में तो आ तो रहा है लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो देयर इज नो नीड कि आप वहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स लिखें। एग्जामिनर इससे भड़क जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा, बस केवल माथापच्ची होगी आपकी। ठीक है, तो आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लिखना है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, तो आप बायोडाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, कितने तरीके की डाइवर्सिटी है, इसका टर्म किसने पॉपुलराइज किया था। ठीक है, और फिर सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे इसका टर्म किसने पॉपुलराइज किया था। बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप का होता है, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी, ओके। या फिर आप स्पीसीज, जेनेटिक और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बता सकते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी के का कंजर्वेशन आपसे पूछा है, तो आप उसमें कंजर्वेशन जोड़ सकते हैं कि इसका कंजर्वेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, और उसके टाइप्स में उसमें आप एग्जाम्पल लिखते चले जाएंगे। तो ये 150 वर्ड्स में मोर देन सफिशिएंट होगा। टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम पूछ दिया, सपोज करिए कि कैनाल सिस्टम दे दिया आपको, तो आप वहाँ पे चले जाइए, आप पोरीफेरा में आ जाइए, वहाँ पे कितने टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं उसको आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद आपसे दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड फंक्शन, तो आप लीवर का एक बढ़िया सा डायग्राम बना देंगे। अब लीवर का डायग्राम में, अब डायग्राम सुंदर दिखने का मतलब नहीं है, डायग्राम में सारे के सारे स्ट्रक्चर आने चाहिए। लेफ्ट लोब कौन सा है, राइट लोब कैसा है, गॉल ब्लैडर कहाँ पे है, इसकी कौन सी डक्ट है, इसकी कौन सी डक्ट है, गॉल ब्लैडर की कौन सी डक्ट है। ठीक है, ये दोनों डक्ट मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टिक डक्ट बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, ये गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट, इधर से दोनों आके कॉमन बाइल डक्ट, ऐसे बना दिया। और लीवर के फंक्शन में आप सबसे पहला फंक्शन लिखेंगे कि ये बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, सिक्रीशन करता है। आप लीवर में थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, हिपैटिक लोब्यूल, जिसमें आप फिर पोर्टल, ट्रायड वगैरह के बारे में मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप उसमें देख सकते हैं। फिर बाइल का, इसका फंक्शन में आप एक एक दो दो तीन तीन फंक्शन ऐसे लिखते चले जाएंगे। इसका सबसे पहला फंक्शन है बाइल जूस का सिक्रीशन, और बाइल के बारे में भी आप लिख देंगे कि बाइल क्या क्या करता है। फिर लीवर का फंक्शन, उसमें यूरिया साइकिल हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है, उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसका सिक्रीशन हो रहा है, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट, और वो एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन का भी काम करता है फीटस में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है लीवर के बारे में ऐड कर सकते हैं बहुत एफिशिएंट तरीके से, जो एकदम मेन जो आपको के की पॉइंट्स है वो ऐड करना है। और इन सब चीज़ के लिए आपको क्या जरूरी है, आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज की एकदम डीप स्टडी आपने किया है, एकदम समझ के पढ़ा है, क्योंकि सोचने का वक्त वहाँ पे नहीं है। क्योंकि हमने बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना है, सोचने का टाइम ही कहाँ है आपके पास। 180 मिनट में 170 मिनट है, आपको आ रहा है बस लिखने के लिए, आपके पास टाइम है, सोचने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सेक्शन सी में आते हैं। तो अब आपको दे दिया इस न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में आप क्या लिखोगी। तो सबसे पहला की पॉइंट, ऑल्सो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसको और क्या कहते हैं, कैरियन कहते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेनस है, दोनों मेम्ब्रेन में पोर होता है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन मिलके पोर बनाता है, न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर की बात अगर हम करें, ये सब हम पढ़ा भी चुके हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से यहाँ पे प्रोटीन और आरएनए का बाइड। और यहाँ पे और की पॉइंट आपको क्या ऐड करना है, न्यूक्लियस कहाँ नहीं होता। ठीक है, तो दो चीज़ आपको जरूर लिखना है, मैच्योर आरबीसी, यंग आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, और मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स, इसमें आपने लिख दिया। न्यूक्लियस के शेप साइज वेरी करते हैं, जैसे WBC में इसके शेप वेरी कर रहे हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। न्यूक्लियस कितने हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही न्यूक्लियस है, किसी में बाई न्यूक्लियस है, पैरामीशियम हो गया, किसी में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, सिंसाइसियम सिनोसाइटिक कंडीशन, जैसे मसल्स हो गई, स्ट्रेटेड मसल में सिंसाइसियम कंडीशन है, जैसे वाउचेरिया हो गया आपका, येलो एल्गी जो है जेंथोफाइसी, उसमें भी सिंसाइसियम कंडीशन है, जैसे आपका एंडोस्पर्म हो गया कोकोनट का, वो भी वहाँ पे सिंसाइसियम कंडीशन है। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ है, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ है, बस इतना ही। और न्यूक्लियस के अंदर भाई क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन होता है, और क्रोमैटिन के साथ एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के बारे में भी अगर आपने 2 पॉइंट ऐड कर दिया, एक ही पॉइंट कि दिस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA, ये बहुत एफिशिएंट होगा। ठीक है, और क्रोमैटिन के बारे में लिख सकते हैं कि क्रोमैटिन तो एक लेस कंडेंस क्रोमोसोम ही होता है। ठीक है,
लेस कंडेंस क्रोमोसोम होता है, ये एक न्यूक्लियर प्रोटीन है। हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, 2 पॉइंट इसमें और ऐड कर देंगे तो और ही अच्छा आंसर हो जाएगा आपका 50 वर्ड आराम से। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि ये वीडियो देखिए, ये सारी चीज़ें जितना मैं बता रही हूँ आप लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि उनको समझ में आ रहा है। जो मैं बोल रही हूँ उनको समझ में आ रहा होगा कि मैडम क्या क्या बोल रही है, ये वर्ड ऐसे हो सकता है, वो समझ में आ रहा होगा। अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम की 4-5 प्रॉपर्टी जो मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि एंजाइम्स, मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं। आप ऐसे नहीं लिखेंगे ऑल एंजाइम्स प्रोटीनेशियस, नहीं, मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होता है। ऑल एंजाइम्स प्रोटीनेशियस लिख दिया तो पहले एग्जामिनर भड़क जाएगा, इसको कुछ आता नहीं है। मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन नेचर के नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम भी होते हैं, आरएनए एंजाइम्स, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। जैसे 23SR आरएनए है, राइबोन्यूक्लियस पी है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज है, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि कैसे होते हैं, आरएनए एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और फिर एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, रीजनरेट हो जाता है। बस ये सब 4-5-6 पॉइंट आपको लिख देने हैं। टाइप्स ऑफ ओब्यूल दे के या फिर टाइप्स ऑफ एग भी दे सकता है आपको, देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे आप टाइप्स ऑफ ओब्यूल लिखिए चाहे टाइप्स ऑफ एग लिखिए, दोनों पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेरा वीडियो पड़ा हुआ होगा। टाइप्स ऑफ एग्स में मैंने बताया है आपको, अगर एनिमल के एग का टाइप पूछ रहा है, माइक्रोलेसिथल के ये ओलिगोलेसिथल, ठीक है, क्या कह सकते हैं, सेंट्रोलेसिथल, बहुत उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पे, बहुत सारा हमने क्लासिफिकेशन, तो 2-2 3-3 पॉइंट आपको लिखते चले जाना है। फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन, हार्मोन पूछ दिया भाई, जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन बताओ तो आप बता देना है। यूट्रोफिकेशन क्या है, तो आप यूट्रोफिकेशन इकोलॉजी में आता है आपका, कि जब आप जो भी है कोई जो भी वाटर बॉडी है उसमें धीरे धीरे न्यूट्रिएंट डिपॉजिट होता जाता है, तो वो लेक या वाटर बॉडी यूट्रोफिक कहलाने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो धीरे धीरे स्वेलो होता जाता है। बीओडी वहाँ का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डीओ धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये सब भी आप इसको लिख सकते हैं। पेट्रोप्लांट, पेट्रोप्लांट क्या है, ये भी मैंने आपको इकोनॉमिक बॉटनी में कराया है। पेट्रोप्लांट के बारे में आ गया तो आपको बताना है कि भाई पेट्रोप्लांट का मतलब क्या है, ठीक है, और पेट्रोप्लांट कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे 2-4 पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है। ईसीजी पूछ दिया तो ईसीजी में अब क्या करोगे आप, ईसीजी का फुल फॉर्म लिखोगे, ईसीजी की जो ग्राफ बनता है उसको क्या कहते हैं, इसके फादर कौन थे ये भी लिख सकते हो आप, और ईसीजी का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, तो मैंने बताया था इसका इंस्ट्रूमेंट को आप इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफ कहते हो, और जो ग्राफ बनता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। आप बना दोगे एक ईसीजी, ये पी वेव, ये क्यू वेव और ये टी वेव, और पी वेव क्यू आर एस वेव जो हो गया, और टी वेव के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दोगे। और यहाँ पे ये भी मैंने बताया था कि आपको पी वेव की एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है, क्यू आर एस वेव की एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है, और टी वेव की एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है, बस ऐड कर दो इसको, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछ दिया मान लीजिए इसी में, तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक डायग्राम तो जरूर ही बना देना है। पिट्यूटरी साइकिल, ओवरियन साइकिल, यूटराइन साइकिल, ठीक है, ओवरियन हार्मोन का साइकिल, एक ऐसे डायग्राम जो बनता है वो बनाना है। और 4 टाइप का ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग के जो 4 साइकिल होते हैं, 4 पीरियड जो इसमें होते हैं, उसके बारे में 2-2 3-3 पॉइंट आपको लिख देना है, बस मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट। लेकिन की पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें भर दो, नहीं, एकदम की पॉइंट्स। वेक्टर दे दिया, कोई भी वेक्टर से, बायोटेक्नोलॉजी से आपको PBR 322 दे दिया, या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैशियंस दे दिया, तो मेरा बायोटेक्नोलॉजी वाला लेक्चर भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। PBR 322 के बारे में NCERT में दिया हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी जब मैं हम लोग का क्लास चलने वाला है वहाँ पे। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैशियंस, इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, क्या क्या है इसके अंदर, कौन सा वेक्टर है, ये सारी चीज़ें। PBR 322 का फुल फॉर्म भी आप लिखोगे, P फॉर प्लाज्मिड, BR बोलिवर रोड्रिगेज एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो ऐसे करके इसके बारे में लिख सकते हो। और PCR दे दिया, सपोज करिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो आपको एक PCR के बारे में, PCR के फादर कौन है, इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, सबसे पहला स्टेप डीनेचुरेशन, फिर उसके बाद एनिलिंग, और उसके बाद एक्सटेंशन, तीनों प्रोसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है कि इसमें क्या क्या करना है। तो की पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, की पॉइंट्स एकदम अच्छे से ऐड करोगे आप, तभी जाके आपका जो एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी बेहतर आपका परफॉर्मेंस माना जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसके लिए आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत ज़रूरी है, आपका जो नॉलेज होगा वो डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है,
और जो भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, पहले आपको सेक्शन सी से स्टार्ट करना है, फिर बी, फिर ए जाना है, अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना है, क्या क्या और कितना कितना लिखना है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसों से, ठीक है, ये भी बात मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जो भी केवल जीआईसी वाले बच्चे नहीं, आप आश्रम पद्धति वाले भी जो बच्चे हैं जिनको मेंस लिखना है वो कर लेंगे। आश्रम पद्धति तक वीडियो जरूर रहेगा, वहाँ से ऐप पे आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बात एकदम दिमाग में रखना है और एक अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और मैं ये भी बता दूं कि हम लोग आरपीएससी के बारे में भी सोच रहे हैं। आरपीएससी के स्टूडेंट जो बहुत सारी रिक्वेस्ट राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड बायोलॉजी, और मैं अभी उस पर डीप स्टडी कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या उनका सिलेबस है, उनको भी फैसिलिटी दी जाएगी, वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बाकी अगर किसी को किसी भी तरीके की क्वेरी हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे। सबसे पहले हम लोग आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व करते हैं, ये हमारी प्राइमरी प्रायोरिटी होती है कि हमसे जो भी स्टूडेंट जुड़े उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो इस तरीके से आप अपना मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी है, जो पूछा गया है बस वही लिखना है, एकदम की पॉइंट्स लिखना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और आंसर राइटिंग के समय एक ही पेज पे से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और पहले से भी आपको ये चीज़ पता है। मेरा फर्ज था, मैंने बताया। जिनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी वो हेल्पलाइन नंबर पे बताएंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।